व्यूअर्स। नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। डालेंगे नजर आज की बड़ी खबरों पर पहले देख लेते हैं आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस। गाजा में स्कूल से शरणार्थी शिविर में तब्दील इमारत पर इजराइल का हमला, 25 लोगों की मौत। गुआना ने आतंकवाद के खिलाफ किया भारत का समर्थन, दक्षिण कोरिया पहुंचा प्रतिनिधिमंडल। इजराइल में अमेरिकी दूतावास को खाक करने की साजिश, हिरासत में शख्स ट्रंप को भी दी थी जान से मारने की धमकी। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते हैं खबरों को विस्तार से। स्कूल में शरणार्थी शिविर में तब्दील स्थल पर इजरायली हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आपातकालीन सेवा के प्रमुख फेमी अवध ने बताया कि उत्तरी गाजा में स्कूल पर हमले में 55 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। स्कूल पर 3 बार हमला किया गया। हमला उस वक्त किया गया जब लोग सो रहे थे, इससे उनके सामान में आग लग गई। इस हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये इमारत गाजा सिटी के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित थी, जहां हाल के संघर्षों के चलते सैकड़ों विस्थापित परिवारों ने शरण ली थी। हमला देर रात हुआ जब अधिकांश लोग सो रहे थे। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मलबे के नीचे और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इजरायली सेना ने पुष्टि की कि उसने हमास के आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाया। हालांकि हमले में नागरिकों की मौत पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना की तत्काल और स्वतंत्र जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा, स्कूलों और शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। गाजा में हालत दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहराते सवालों के बीच यह हमला एक बड़ा मानवीय संकट बनकर उभरा है। और अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया में मौजूद है। दक्षिण कोरिया में प्रतिनिधिमंडल ने कोरिया भारत संसदीय फ्रेंडशिप ग्रुप के अध्यक्ष यून हो जुंग से मुलाकात की। सियोल स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद गुआना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने कहा, गुआना आतंकवाद के किसी भी कृत्य की निंदा करता है। हमारा मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र और लोगों को अपने देश में शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है। हम कानून के शासन के पालन में विश्वास करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भारत का संदेश देने के लिए गए हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है और हम ये संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। आज हम गुआना आए हैं। गुआना और भारत के बीच बहुत गहरे संबंध हैं। जिस दिन गुआना अपना 59वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, हम इसे गुआना के लोगों के साथ मना रहे हैं। यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और मैं भारत के सभी नागरिकों की ओर से गुआना के लोगों, गुआना की सरकार और विशेष रूप से गुआना के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से भारत के साथ है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। अमेरिका और जर्मनी की दोहरी नागरिकता रखने वाले एक युवक पर रविवार को न्यूयॉर्क की अदालत में आरोप लगाया गया कि उसने हफ्ते की शुरुआत में तेल अवीव स्थित अमेरिकी मिशन पर फायर बम से आग लगाने की कोशिश की। अदालती दस्तावेजों और अमेरिकी न्याय विभाग के बयान में बताया गया कि हमला करने के बाद आरोपी जोसेफ न्यूमेयर को इजराइल में गिरफ्तार किया गया और फिर उसे अमेरिका निर्वासित किया गया। अमेरिका पहुंचते ही उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूमेयर पर यह भी आरोप है कि
कि उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की भी धमकी दी थी। इस हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये इमारत गाजा सिटी के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित थी, जहां हाल के संघर्षों के चलते सैकड़ों विस्थापित परिवारों ने शरण ली थी। हमला देर रात हुआ जब अधिकांश लोग सो रहे थे। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मलबे के नीचे और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इजरायली सेना ने पुष्टि की कि उसने हमास के आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाया। हालांकि हमले में नागरिकों की मौत पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना की तत्काल और स्वतंत्र जांच की मांग की। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा, स्कूलों और शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। गाजा में हालत दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहराते सवालों के बीच ये हमला एक बड़ा मानवीय संकट बनकर उभरा है। अदालती दस्तावेजों और अमेरिकी न्याय विभाग के बयान में बताया गया कि हमला करने के बाद आरोपी जोसेफ न्यूमेर को इजराइल में गिरफ्तार किया गया और फिर उसे अमेरिका निर्वासित किया गया। अमेरिका पहुंचते ही उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूमेर पर यह भी आरोप है कि उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की भी धमकी दी थी। इस हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये इमारत गाजा सिटी के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित थी, जहां हाल के संघर्षों के चलते सैकड़ों विस्थापित परिवारों ने शरण ली थी। हमला देर रात हुआ जब अधिकांश लोग सो रहे थे। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मलबे के नीचे और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इजरायली सेना ने पुष्टि की कि उसने हमास के आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाया। हालांकि हमले में नागरिकों की मौत पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना की तत्काल और स्वतंत्र जांच की मांग की। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा, स्कूलों और शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। गाजा में हालत दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहराते सवालों के बीच ये हमला एक बड़ा मानवीय संकट बनकर उभरा है। और अब देखते हैं अगली खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अपनी रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को लेकर अब सब्र खोते जा रहे हैं। उन्होंने पुतिन की कड़ी आलोचना की क्योंकि मॉस्को ने लगातार तीसरी रात यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमला जारी रखे हैं। ट्रंप ने रविवार की रात एक सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा कि मेरा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हमेशा बहुत अच्छा संबंध रहा, लेकिन अब उनके साथ कुछ तो हुआ है, उनकी मति मारी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन बेवजह बड़ी संख्या में लोगों की जान ले रहे। यूक्रेन के शहरों पर बिना किसी कारण के मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक फरवरी 2022 में रूस की ओर से पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा हवाई हमला है। इसमें 12 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं तो ये रूस को पतन की ओर ले जाएगा। हालांकि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि वो जिस तरह से बोल रहे हैं उससे वो अपने देश की कोई मदद नहीं कर रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, उनके मुंह से निकली हर बात मुश्किलें पैदा करती है। मुझे ये पसंद नहीं और उन्हें अब रुक जाना चाहिए। अब खबरों में आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर देश को अमेरिका को बेचने का आरोप लगाया। हसीना ने अपनी अवामी लीग पार्टी पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध की निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। एक ऑडियो संदेश में बांग्लादेश की पदस्थ नेता ने कहा कि यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से बांग्लादेश सरकार पर कब्जा किया है। हसीना का ये ताजा हमला ऐसे समय में हुआ जब ऐसी खबरें आ रही है कि यूनुस ने
दिसंबर में बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव के लिए सेना के आह्वान के बाद इस्तीफा देने की धमकी दी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को 7 अगस्त 2024 को अंतरिम सरकार का अंतरिम नेता नियुक्त किया गया था। उससे पूर्व सरकार के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भागना पड़ा था। हसीना ने कहा, मेरे पिता सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर अमेरिका की मांगों से सहमत नहीं थे, इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ी और ये मेरी नियति थी, क्योंकि मैंने सत्ता में बने रहने के लिए देश को बेचने के बारे में कभी नहीं सोचा था। और अब कड़ी में आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। आतंक के खिलाफ भारत का पक्ष रखने बहरीन गए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को कहा कि बहरीन भारत का पुराना दोस्त है और वो इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भारत का समर्थन करेगा। वो इन दिनों बहरीन में मौजूद सर्वदलीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि बहरीन निश्चित रूप से OIC में हमारा समर्थन करेगा, जहां वो पाकिस्तान और तुर्की के साथ नहीं है। साथ ही FFTA में भी हम यही उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि बहरीन हमारा पुराना मित्र है। इसका प्रमाण ये है कि 1947 से 1960 तक बहरीन में भारतीय रुपया चलता था। साथ ही दुबे ने आगे कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जैसी कोई बात नहीं, जबकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो इन दिनों बहरीन में मौजूद सर्वदलीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि बहरीन निश्चित रूप से OIC में हमारा समर्थन करेगा, जहां वो पाकिस्तान और तुर्की के साथ नहीं है। साथ ही FFTA में भी हम यही उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि बहरीन हमारा पुराना मित्र है। इसका प्रमाण ये है कि 1947 से 1960 तक बहरीन में भारतीय रुपया चलता था। साथ ही दुबे ने आगे कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जैसी कोई बात नहीं, जबकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। बहरीन के मनामा में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान एक हमलावर देश है, न कि कोई पीड़ित। ओवैसी बहरीन में एक बैठक के दौरान भारत की ओर से पक्ष रख रहे थे। उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान की भूमिका और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर कई गंभीर मुद्दे उठाए। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बैठक में उन्होंने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से प्रशिक्षित और मदद किए गए आतंकवादी कई सालों से भारत में हमले कर रहे हैं। इन हमलों में हजारों निर्दोष भारतीयों की जान गई। उन्होंने मुंबई ब्लास्ट, ट्रेन धमाकों, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सामने हुई आत्मघाती हमले, पुलवामा और पठानकोट हमलों का जिक्र करते हुए सबूत दिए कि इन सभी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका थी। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि दिसंबर 2023 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की थी कि TRF नाम के संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये भारत में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि अप्रैल 2025 में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कश्मीर को लेकर जो भाषण दिया, वो भी पाकिस्तान के इरादों को उजागर करता है। कड़ी में आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। सच ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। भारत के खिलाफ साजिश में मदद करने को लेकर आरोपों का सामना कर रहे तुर्की और चीन कितना भी नकार ले, लेकिन अब सच सबके सामने आ गया है। इसका खुलासा खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया। शरीफ की करतूतों से तुर्की बेनकाब हो गया है। उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को शुक्रिया के सब कुछ उजागर कर दिया। दरअसल एर्दोगन ने शहबाज के साथ इस्तांबुल में मुलाकात की। बातचीत पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ने के कुछ ही सप्ताह बाद हुई। शहबाज ने भारत के खिलाफ दृढ़ समर्थन के लिए एर्दोगन को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शहबाज ने लिखा कि इस्तांबुल में अपने प्रिय भाई राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से मिलने का मौका मिला। हाल ही में पाकिस्तान भारत गतिरोध में पाकिस्तान को उनके दृढ़ समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। शहबाज ने आगे लिखा, पाकिस्तान के लोगों की ओर से अपने तुर्की के भाइयों और बहनों के प्रति आभार व्यक्त किया। हमने अपने बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों, खास तौर पर
व्यापार और निवेश में चल रही प्रगति की भी समीक्षा की है। भाईचारे और सहयोग के अटूट बंधनों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराया है। इसका खुलासा खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया। शरीफ की करतूतों से तुर्की बेनकाब हो गया है। उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को शुक्रिया के सब कुछ उजागर कर दिया। दरअसल एर्दोगन ने शहबाज के साथ इस्तांबुल में मुलाकात की। बातचीत पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ने के कुछ ही सप्ताह बाद हुई। शहबाज ने भारत के खिलाफ दृढ़ समर्थन के लिए एर्दोगन को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शहबाज ने लिखा कि इस्तांबुल में अपने प्रिय भाई राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से मिलने का मौका मिला। हाल ही में पाकिस्तान भारत गतिरोध में पाकिस्तान को उनके दृढ़ समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। शहबाज ने आगे लिखा, पाकिस्तान के लोगों की ओर से अपने तुर्की के भाइयों और बहनों के प्रति आभार व्यक्त किया। हमने अपने बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों, खास तौर पर व्यापार और निवेश में चल रही प्रगति की भी समीक्षा की है। भाईचारे और सहयोग के अटूट बंधनों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराया है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ ईयू से अब आने वाले सामान पर प्रस्तावित 50% आयात शुल्क 1 जून से आगे बढ़ाकर अब 9 जुलाई तक टाल दिया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला ईयू के साथ वार्ता के लिए अधिक समय देने के मकसद से लिया गया है। इससे पहले ट्रंप ने रविवार को यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन से फोन पर बात की थी। इस बातचीत में ये सहमति बनी। ट्रंप के मुताबिक वॉन डेर लेने से उनसे कहा गया कि वो गंभीरता से वार्ता शुरू करना चाहती है। न्यू जर्सी के मैरिस्टाउन में मीडिया से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें ऐसा करना होगा। उन्होंने बताया कि वॉन डेर लेयन ने जल्द मिलने और समाधान निकालने की बात कही है। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में चेतावनी दी थी कि अगर ईयू ने सहयोग नहीं किया तो अमेरिका 1 जून से 50% टैरिफ लगाएगा। उन्होंने ईयू को व्यापार के मामले में बहुत कठिन बताया था और कहा था कि वार्ता कहीं नहीं जा रही। हालांकि रविवार को फोन पर बातचीत के बाद माहौल बदला। इसके बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मैंने टैरिफ की तारीख 9 जुलाई 2025 तक बढ़ाने पर सहमति दी। ये मेरे लिए संतोषजनक रहा। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज टीवी और आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS